चैप्टर 3 आर्सेन ल्यूपिन का पलायन। आर्सेन ल्यूपिन ने अभी अभी अपना खाना खत्म किया था और अपनी जेब से एक बेहतरीन सिगार निकाला था जिस पर सोने की पट्टी लगी थी, जिसे वह असाधारण सावधानी से देख रहा था। तभी उसके सेल का दरवाज़ा खोला गया। उसे सिगार को दराज में फेंकने और मेज से दूर जाने का समय ही नहीं मिला था। गार्ड अंदर आया। यह अभ्यास का समय था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरे प्यारे लड़के, ल्यूपिन ने अपने चिरपरिचित अच्छे मूड में कहा। वे साथ साथ बाहर गए। जैसे ही वे गलियारे के एक मोड़ पर गायब हुए, दो आदमी कोठरी में घुसे और उसकी बारीकी से जांच शुरू की। एक इंस्पेक्टर ड्यूजी था, दूसरा इंस्पेक्टर फोलेनफेंट था। वे अपने संदेह की पुष्टि करना चाहते थे कि आर्सेन ल्यूपिन जेल के बाहर अपने साथियों के साथ संपर्क में था। पिछली शाम को ग्रैंड जर्नल ने अपने कोर्ट रिपोर्टर को संबोधित करते हुए ये पंक्तियां प्रकाशित की थीं। महाशय, हाल ही में एक लेख में आपने मेरे बारे में बहुत ही अनुचित शब्दों में बात की है। मेरे मुकदमे की शुरुआत से कुछ दिन पहले मैं आपसे जवाब मांगूंगा। आर्सेन ल्यूपिन। ये लिखावट निश्चित रूप से आर्सेन ल्यूपिन की थी, इसलिए उसने पत्र भेजे और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे पत्र मिले भी। ये निश्चित था कि वह उस भागने की तैयारी कर रहा था जिसकी उसने इस तरह से अहंकारपूर्वक घोषणा की थी। स्थिति असहनीय हो गई थी। जांच करने वाले जज के साथ मिलकर काम करते हुए सुरेटे के प्रमुख मोन डुडोइस ने जेल का दौरा किया और लुपिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में जेलर को निर्देश दिए। उसी समय उन्होंने दो लोगों को कैदी की कोठरी की जांच करने के लिए भेजा। उन्होंने हर पत्थर उठाया, बिस्तर की तलाशी ली, ऐसे मामले में हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और वे अपनी जांच छोड़ने ही वाले थे कि तभी गार्ड ने जल्दबाजी में प्रवेश किया और कहा, दराज, मेज की दराज में देखो। जब मैं अभी अंदर आया तो वह उसे बंद कर रहा था। उन्होंने दराज खोला और ड्यूजी ने कहा, आह, इस बार वह हमारे पास है। फोलिनफेंट ने उसे रोक दिया। एक मिनट रुको, चीफ एक सूची बनाना चाहेंगे। यह एक बहुत ही बढ़िया सिगार है। इसे वहीं छोड़ दो और मुखिया को सूचित करो। 2 मिनट बाद मोन डुडुइस ने दराज की सामग्री की जांच की। सबसे पहले उन्होंने आर्गस डे ला प्रास से ली गई आर्सेन ल्यूपिन से संबंधित अखबारों की कतरनों का एक बंडल पाया, फिर एक तंबाकू का डिब्बा, एक पाइप, कुछ कागज जिसे प्याज छिलका कहा जाता है, और 2 किताबें। उन्होंने किताबों के शीर्षक पढ़े। एक कार्लाइल के हीरो वर्शिप का अंग्रेजी संस्करण था, दूसरा एक आकर्षक एजेविर था, आधुनिक बाइंडिंग में मैनुअल ऑफ एपिक्टेट्स 1634 में लेडेन में प्रकाशित एक जर्मन अनुवाद। पुस्तकों की जांच करने पर उन्होंने पाया कि सभी पृष्ठों पर रेखांकित और एनोटेट किए गए थे। क्या वे पत्राचार के लिए एक कोड के रूप में तैयार किए गए थे, या क्या वे केवल पाठक के अध्ययनशील चरित्र को व्यक्त करते थे? फिर उन्होंने तंबाकू के डिब्बे और पाइप की जांच की। अंत में उन्होंने सोने की पट्टी के साथ प्रसिद्ध सिगार उठाया। फिचट्रे, उसने कहा, हमारा दोस्त बढ़िया सिगार पीता है। ये हेनरी क्ले है। एक आदतन धूम्रपान करने वाले की यांत्रिक क्रिया के साथ उसने सिगार को अपने कान के पास रखा और उसे दबाने के लिए दबाया ताकि वह चटक जाए। तुरंत ही वह आश्चर्य से चिल्लाया। सिगार उसकी उंगलियों के दबाव में झुक गया था। उसने इसे और करीब से जांचा और जल्दी से तंबाकू के पत्तों के बीच कुछ सफ़ेद पाया। उसने बहुत ही नाजुक ढंग से एक पिन की सहायता से बहुत पतले कागज का एक रोल निकाला जो मुश्किल से टूथपिक से बड़ा था। यह एक पत्र था। उसने इसे खोला और पाया कि ये शब्द एक स्त्री हस्तलिपि में लिखे हुए थे। टोकरी ने बाकी की जगह ले ली है। 10 में से 8 तैयार हैं। बाहरी पैर दबाने पर प्लेट नीचे चली जाती है। हर दिन 12 से 16 तक HP इंतजार करेगा। लेकिन कहाँ? तुरंत जवाब दो। निश्चिंत रहो, तुम्हारा दोस्त तुम पर नजर रख रहा है। मून डुडुइस ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। टोकरी, 8 डिब्बे, 12 से 16 का मतलब है 12 से 4 बजे तक। लेकिन यह HP, क्या वह इंतजार करेगा? HP का मतलब ऑटोमोबाइल होना चाहिए। HP हॉर्स पावर मोटर की ताकत को बताने का तरीका है।
24 HP 24 हॉर्स पावर की ऑटोमोबाइल है। फिर वह उठे और पूछा, क्या कैदी ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया? हाँ, और चूंकि उसने अभी तक संदेश नहीं पढ़ा है, जो सिगार की स्थिति से साबित होता है, इसलिए संभव है कि उसे अभी अभी संदेश मिला हो। कैसे? उसके खाने में, शायद उसकी रोटी या आलू में छुपा हुआ। असंभव। उसे फंसाने के लिए उसका खाना अंदर लाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हमें उसमें कभी कुछ नहीं मिला। हम आज शाम को ल्यूपिन के जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। उसे कुछ मिनट के लिए बाहर ही रोक लें। मैं इसे जांच करने वाले जज के पास ले जाऊंगा, और अगर वो मेरी बात से सहमत हो जाता है, तो हम तुरंत पत्र की तस्वीर ले लेंगे और 1 घंटे में आप दराज में रखे पत्र को इस जैसी सिगार में बदल सकते हैं। कैदी के पास संदेह का कोई कारण नहीं होना चाहिए। शाम को मून डुडुइस का जेल में वापस लौटना इंस्पेक्टर ड्यूजी के साथ एक खास जिज्ञासा के साथ हुआ। कोने में स्टोव पर 3 खाली प्लेटें रखी हुई थीं। उसने खा लिया। हाँ, गार्ड ने जवाब दिया। ड्यूजी, कृपया उस मैकरोनी को बहुत छोटे टुकड़ों में काट लें और उस ब्रेड रोल को खोलें। कुछ नहीं, प्रमुख। मून डुडुइस ने प्लेट, कांटा, चम्मच और चाकू की जांच की। एक साधारण चाकू जिसकी ब्लेड गोल थी। उसने हैंडल को बाईं ओर घुमाया, फिर दाईं ओर। ये झुक गया और खुल गया। चाकू खोखला था और कागज की शीट को छिपाने की जगह के रूप में काम आता था। प्यू, उसने कहा, आर्सेन जैसे आदमी के लिए यह बहुत चतुराई नहीं है। लेकिन हमें कोई समय नहीं गंवाना चाहिए। तुम, ड्यूजी, जाकर रेस्तरां की तलाशी लो। फिर उसने नोट पढ़ा। मुझे आप पर भरोसा है, HP हर दिन कुछ दूरी पर मेरा पीछा करेगा। मैं आगे बढ़ूंगा। अलविदा, प्यारे दोस्त। आखिरकार, मून डुडुइस ने खुशी से अपने हाथ मलते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह मामला हमारे हाथ में है। हमारी ओर से थोड़ी रणनीति बनाई जाए, और जहां तक उसके साथियों की गिरफ्तारी का सवाल है, भागने में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आर्सेन ल्यूपिन आपकी उंगलियों से फिसल गया तो, गार्ड ने सुझाव दिया, हमारे पास इसे रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में लोग होंगे। लेकिन अगर वह बहुत ज्यादा चालाकी दिखाता है, तो माफोई, यह उसके लिए बहुत बुरा होगा। जहां तक उसके लुटेरों के गिरोह का सवाल है, चूंकि सरदार बोलने से मना कर देता है, इसलिए बाकी लोगों को बोलना ही पड़ता है। तारांकन तारांकन तारांकन। और सच तो यह है कि आर्सेन ल्यूपिन के पास कहने के लिए बहुत कम था। कई महीनों तक जांच करने वाले न्यायाधीश मून जूल्स बोवियर ने व्यर्थ ही अपना परिश्रम किया था। जांच न्यायाधीश और वकील मैत्रे डेनवाल, जो बार के नेताओं में से एक थे, के बीच कुछ नीरस बहसों तक सीमित हो गई थी। समय समय पर शिष्टाचार के कारण आर्सेन ल्यूपिन बोलते थे। एक दिन उन्होंने कहा, हाँ महाशय, ले जज, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। क्रेडिट लियोनिस की डकैती, रूए डे बेबीलोन में चोरी, नकली बैंक नोटों का मुद्दा, विभिन्न शेटो, आर्मेस्निल, गुरेट, इम्ब्लेवेन, ग्रोसिलस, मालाक्विस में चोरी, ये सब मेरे काम है महाशय, ये सब मैंने किया है। तो फिर क्या आप मुझे समझाएंगे? ये बेकार है। मैं एकमुश्त सब कुछ कबूल करता हूँ, सब कुछ, और यहाँ तक कि उससे 10 गुना ज्यादा जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अपने निरर्थक कार्य से थककर जज ने अपनी जांच स्थगित कर दी थी, लेकिन 2 इंटरसेप्टेड संदेशों के उनके ध्यान में आने के बाद उन्होंने अपनी जांच फिर से शुरू कर दी, और नियमित रूप से दोपहर के समय आर्सेन ल्यूपिन को जेल से जेल वैन में कुछ अन्य कैदियों के साथ डिपो ले जाया जाता था। वे लगभग 3 या 4 बजे वापस आते थे। अब एक दोपहर, ये वापसी यात्रा असामान्य परिस्थितियों में की गई। अन्य कैदियों की जांच नहीं होने के कारण पहले आर्सेन ल्यूपिन को वापस ले जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार वह खुद को वाहन में अकेला पाया। इन जेल वैनों को, जिन्हें आमतौर पर पैनियर ए सलाद या सलाद टोकरियां कहा जाता है, लंबाई में एक केंद्रीय गलियारे द्वारा विभाजित किया जाता है, जिसमें से 10 डिब्बे खुलते हैं, 5-5 दोनों तरफ। प्रत्येक डिब्बे को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि रहने वाले को बैठने की मुद्रा अपनानी चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए, और परिणामस्वरूप 5 कैदी एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं और फिर भी विभाजन द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं।
एक छोर पर खड़ा एक नगर निगम का गार्ड गलियारे पर नजर रखता है। आर्सेन को दाईं ओर तीसरे सेल में रखा गया और भारी वाहन चल पड़ा। उसने ध्यान से गणना की कि वे कब क्वाई डे ला होरलॉग से निकले और कब वे पैलेस डे जस्टिस से गुजरे। फिर सेंट मिशेल पुल के केंद्र के पास अपने बाहरी पैर से, यानी अपने दाहिने पैर से, उसने अपने सेल को बंद करने वाली धातु की प्लेट पर दबाव डाला। तुरंत कुछ क्लिक हुआ और धातु की प्लेट हिल गई। वो ये पता लगाने में सक्षम था कि वह दो पहियों के बीच में स्थित था। वह चौकन्ना होकर प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी सेंट मिशेल बुलेवार्ड पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सेंट जमीन के कोने पर गाड़ी रुक गई। एक ट्रक का घोड़ा गिर गया था। यातायात बाधित होने के कारण वहां बहुत बड़ी संख्या में फेकर और बसें जमा हो गई थीं। आर्सेन ल्यूपिन ने बाहर देखा। एक और जेल वैन उसके पास ही रुकी थी। उसने प्लेट को और आगे बढ़ाया, पहिए के एक स्पोक पर अपना पैर रखा और जमीन पर कूद गया। एक कोचवान ने उसे देखा, जोर से हंसा, फिर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज फिर से चलने लगे ट्रैफिक के शोर में खो गई। इसके अलावा आर्सेन ल्यूपिन पहले ही बहुत दूर जा चुका था। वो कुछ कदम भागा था, लेकिन फुटपाथ पर पहुंचकर उसने पलटकर चारों ओर देखा। उसे हवा का एहसास हो रहा था, जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह हो जो ये तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे किस दिशा में जाना है। फिर निर्णय लेने के बाद उसने अपने हाथ जेबों में डाले और एक आलसी घुमक्कड़ की तरह लापरवाह मुद्रा में बुलेवार्ड की ओर बढ़ गया। यह एक गर्म, चमकीला शरद ऋतु का दिन था और सभी कैफे भरे हुए थे। वह उनमें से एक की छत पर बैठ गया। उसने एक बोक और सिगरेट का एक पैकेट मंगवाया। उसने धीरे धीरे अपना गिलास खाली किया, एक सिगरेट पी और दूसरी जलाई। फिर उसने वेटर से मालिक को उसके पास भेजने के लिए कहा। जब मालिक आया तो आर्सेन ने उससे इतनी ऊंची आवाज में बात की कि सभी लोग सुन सकें। मुझे ये कहते हुए खेद है, महाशय, मैं अपनी पॉकेटबुक भूल गया हूँ। शायद मेरे नाम के बल पर आप मुझे कुछ दिनों के लिए क्रेडिट देने की कृपा करेंगे। मैं आर्सेन ल्यूपिन हूँ। मालिक ने उसकी ओर देखा, सोचा कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन आर्सेन ने दोहराया, ल्यूपिन, सेंटे में कैदी, लेकिन अब एक भगोड़ा। मैं यह मानने का साहस करता हूँ कि यह नाम आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास दिलाता है। और वह हंसी के शोर के बीच चला गया, जबकि मालिक आश्चर्यचकित खड़ा रहा। ल्यूपिन ने स्यूफ्लोट के रास्ते से टहलते हुए सेंट जैक्स की गली में प्रवेश किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, सिगरेट पीता रहा और दुकानों की खिड़कियों में झांकता रहा। बुलेवार्ड दे पोर्ट रॉयल पर उसने अपना रास्ता बनाया, पता लगाया कि वह कहाँ है, और फिर वह स्यू डेला सेंटे की दिशा में चल पड़ा। अब जेल की ऊंची दीवारें उसके सामने थीं। उसने अपना चेहरा ढकने के लिए अपनी टोपी आगे खींची, फिर प्रेरी के पास जाकर उसने पूछा, क्या ये जेल डेला सेंटे है? हाँ, मैं अपना सेल वापस पाना चाहता हूँ। वेन मुझे रास्ते में छोड़ गई और मैं गाली नहीं दूंगा। अब नौजवान, आगे बढ़ो जल्दी। प्रेरी गुर्राया, माफ करना, लेकिन मुझे उस गेट से गुजरना ही होगा। और अगर तुम आर्सेन ल्यूपिन को जेल में घुसने से रोकोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरे दोस्त। आर्सेन ल्यूपिन, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे खेद है कि मेरे पास कार्ड नहीं है, आर्सेन ने अपनी जेबों में हाथ डालते हुए कहा। प्रेरी ने उसे सिर से लेकर पैर तक आश्चर्य से देखा। फिर बिना कुछ कहे उसने घंटी बजाई। लोहे का गेट आंशिक रूप से खुला था और आर्सेन अंदर चला गया। लगभग तुरंत ही उसे जेल के रक्षक का सामना करना पड़ा, जो इशारे कर रहा था और हिंसक क्रोध का दिखावा कर रहा था। आर्सेन मुस्कुराया और कहा, आओ महाशय, मेरे साथ यह खेल मत खेलो। क्या वे मुझे अकेले वैन में ले जाने के लिए सावधानी बरतते हैं, एक अच्छा सा अवरोध तैयार करते हैं और कल्पना करते हैं कि मैं भागकर अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अच्छा, और सुरेटे के उन 20 एजेंटों का क्या जो पैदल, फियाक्रे और साइकिलों पर हमारे साथ थे? नहीं, ये व्यवस्था मुझे पसंद नहीं आई। मुझे जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए था। मुझे बताए, महाशय, क्या उन्होंने इस पर भरोसा किया था? उसने अपने कंधे उचकाए और कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, महाशय, मेरी चिंता न करें।
जब मैं भागना चाहूंगा तो मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद दूसरे दिन इको डे फ्रांस, जो जाहिर तौर पर आर्सेन ल्यूपिन के कारनामों का आधिकारिक रिपोर्टर बन गया था, ऐसा कहा जाता था कि वह इसके प्रमुख शेयरधारकों में से एक था, ने इस भागने के प्रयास का सबसे पूरा विवरण प्रकाशित किया। कैदी और उसके रहस्यमय दोस्त के बीच आदान प्रदान किए गए संदेशों के सटीक शब्द, जिस तरह से पत्राचार किया गया था, पुलिस की मिलीभगत, बुलेवार्ड सेंट मिशेल पर सैर, कैफे सॉफ्लोट में हुई घटना, सब कुछ उजागर हो गया। ये ज्ञात था कि इंस्पेक्टर ड्यूजी द्वारा रेस्तरां और उसके वेटरों की तलाशी बेकार थी, और जनता को एक असाधारण बात भी पता चली जिसने ल्यूपिन के पास मौजूद संसाधनों की अनंत विविधता को प्रदर्शित किया। जेल वैन, जिसमें उसे ले जाया जा रहा था, इस अवसर के लिए तैयार किया गया था और उसके साथियों द्वारा जेल में सेवा करने वाली 6 वैन में से एक के लिए प्रतिस्थापित किया गया था। आर्सेन ल्यूपिन के अगले भागने पर किसी को संदेह नहीं था। भागने के प्रयास के अगले दिन मोन बोविया को दिए गए उत्तर में उन्होंने खुद ही स्पष्ट शब्दों में इसकी घोषणा की। जज ने इस मामले का मजाक उड़ाया। आर्सेन नाराज हो गए और जज की ओर देखते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, मेरी बात सुनो महाशय, मैं आपको वचन देता हूं कि यह भागने का प्रयास मेरी सामान्य भागने की योजना का प्रारंभिक प्रयास था। मैं समझ नहीं पाया, न्यायाधीश ने कहा। यह जरूरी नहीं है कि आप समझें। और जब न्यायाधीश ने उस जांच के दौरान, जिसके बारे में इको डी फ्रांस के स्तंभों में विस्तार से रिपोर्ट दी गई थी, अपनी जांच पुनः शुरू करने की कोशिश की, तो आर्सेन ल्यूपिन ने थकावट का दिखावा करते हुए कहा, मोन ड्यू, क्या फायदा? ये सारे सवाल कोई महत्व नहीं रखते। क्या कोई महत्व नहीं? जज चिल्लाया। नहीं, क्योंकि मैं मुकदमे में उपस्थित नहीं होऊंगा। आप उपस्थित नहीं होंगे। नहीं, मैंने इस पर पूरी तरह से निर्णय ले लिया है और कुछ भी मेरा मन नहीं बदलेगा। इस तरह के आश्वासन के साथ साथ आर्सेन द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले अकल्पनीय अविवेकपूर्ण कार्यों ने कानून के अधिकारियों को परेशान और भ्रमित कर दिया। कुछ रहस्य ऐसे थे जो केवल आर्सेन ल्यूपिन को ही पता थे, ऐसे रहस्य जिन्हें केवल वही उजागर कर सकता था। लेकिन उसने उन्हें किस उद्देश्य से उजागर किया और कैसे? आर्सेन ल्यूपिन को दूसरे सेल में भेज दिया गया। जज ने अपनी प्रारंभिक जांच बंद कर दी। 2 महीने की अवधि के दौरान उसके मामले में कोई और कार्यवाही नहीं की गई। इस दौरान आर्सेन को लगभग हमेशा अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखा गया। उसका चेहरा दीवार की ओर मुड़ा हुआ था। अपने सेल को बदलने से वह हतोत्साहित हो गया। उसने अपने वकील से मिलने से इनकार कर दिया। उसने अपने रखवालों से केवल कुछ जरूरी शब्दों का आदान प्रदान किया। मुकदमे से पहले के पखवाड़े में उसने अपनी सक्रिय जीवन शैली फिर से शुरू कर दी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। नतीजतन हर सुबह उसे 2 आदमियों की निगरानी में आंगन में व्यायाम करने की अनुमति दी गई। जनता की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। हर दिन उसे उसके भागने की खबर सुनने की उम्मीद थी। और ये सच है, उसने अपनी जिंदादिली, अपनी मस्ती, अपनी विविधता, अपनी आविष्कारशील प्रतिभा और अपने जीवन के रहस्य के कारण जनता की काफी सहानुभूति अर्जित की थी। आर्सेन ल्यूपिन को भागना ही था। यह उसकी अपरिहार्य नियति थी। जनता को इसकी उम्मीद थी और आश्चर्य था कि घटना इतनी देर से क्यों हुई। हर सुबह पुलिस का प्रीफेक्ट अपने सचिव से पूछता था, अच्छा, क्या वह अभी तक भाग गया? नहीं महाशय ले प्रीफेक्ट, शायद कल। और मुकदमे से एक दिन पहले एक सज्जन ने ग्रैंड जर्नल के कार्यालय में फोन किया, कोर्ट रिपोर्टर से मिलने के लिए कहा, अपना कार्ड रिपोर्टर के चेहरे पर फेंक दिया और तेजी से चले गए। कार्ड पर ये शब्द लिखे थे, आर्सेन ल्यूपिन हमेशा अपने वादे निभाते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। इन परिस्थितियों में ही मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई मशहूर आर्सेन ल्यूपिन को देखना चाहता था। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि कैदी जज के साथ कुछ दुस्साहसिक शरारतें करेगा। वकील और मजिस्ट्रेट, पत्रकार और दुनिया के लोग, अभिनेत्रियां और समाज की महिलाएं जनता के लिए बनाई गई बेंचों पर एक साथ जमा थीं। यह एक अंधेरा, उदास दिन था जिसमें लगातार बारिश हो रही थी। न्यायालय कक्ष में केवल एक मंद प्रकाश था
और जब गार्ड उसे अंदर लाए तो दर्शकों ने कैदी को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा। लेकिन उसका भारी, लड़खड़ाता हुआ चलना, जिस तरह से वह अपनी सीट पर गिर गया, और उसका निष्क्रिय, बेवकूफ रूप बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। कई बार उसके वकील मोन डेनवर के सहायकों में से एक ने उससे बात की, लेकिन उसने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। क्लर्क ने अभियोग पत्र पढ़ा, फिर न्यायाधीश बोले, कैदी, खड़ी हो जाओ। तुम्हारा नाम, उम्र और पेशा क्या है? कोई उत्तर न मिलने पर न्यायाधीश ने दोहराया, आपका नाम। मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ। एक मोटी, धीमी आवाज में बुदबुदाया गया। बोर्रू डेजाया। अदालत कक्ष में आश्चर्य की फुसफुसाहट फैल गई। लेकिन जज ने आगे कहा, बोर्रू डेजाया, एक नया उपनाम। खैर, जैसा कि आपने पहले ही 1 दर्जन अलग अलग नाम रख लिए हैं और यह नाम भी, निस्संदेह, बाकी नामों की तरह ही काल्पनिक है, इसलिए हम आर्सेन ल्यूपिन के नाम पर ही टिके रहेंगे, जिसके नाम से आप आम तौर पर जाने जाते हैं। न्यायाधीश ने अपने नोट्स का हवाला दिया और आगे कहा, क्योंकि सबसे अधिक परिश्रमपूर्वक खोज के बावजूद आपका पिछला इतिहास अज्ञात है। अपराध के इतिहास में आपका मामला अद्वितीय है। हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, आपका जन्म और पालन पोषण सब कुछ हमारे लिए एक रहस्य है। 3 साल पहले आप हमारे बीच आर्सेन ल्यूपिन के रूप में प्रकट हुए, हमारे सामने बुद्धिमत्ता और विकृति, अनैतिकता और उदारता का एक अजीब संयोजन प्रस्तुत किया। उस तिथि से पहले आपके जीवन के बारे में हमारा ज्ञान अस्पष्ट और समस्याग्रस्त है। हो सकता है कि रोस्टेट नामक वह व्यक्ति, जिसने 8 साल पहले प्रेस्टिडिजिटेटर डिक्सन के साथ काम किया था, कोई और नहीं बल्कि आर्सेन ल्यूपिन था। ये संभव है कि वह रूसी छात्र, जिसने 6 साल पहले सेंट लुइस अस्पताल में डॉक्टर अल्टियर की प्रयोगशाला में भाग लिया था, और जिसने अक्सर जीवाणु विज्ञान के विषयों पर अपनी परिकल्पनाओं की सरलता और त्वचा के रोगों में अपने प्रयोगों की निर्भीकता से डॉक्टर को चकित कर दिया था, कोई और नहीं बल्कि आर्सेन ल्यूपिन था। ये भी संभव है कि आर्सेन ल्यूपिन वह प्रोफेसर थे जिन्होंने पेरिस के लोगों को जापानी कला जिउ जित्सु से परिचित कराया। हमारे पास यह मानने के कुछ कारण हैं कि आर्सेन ल्यूपिन वह साइकिल चालक था जिसने ग्रांड प्रिक्स डे ला एक्सपोजिशन जीता, अपने 10,000 फ्रैंक प्राप्त किए, और फिर कभी उसका नाम नहीं सुना गया। आर्सेन ल्यूपिन शायद वह व्यक्ति भी था जिसने चैरिटी बाजार में छोटी सी डोमर खिड़की के जरिए बहुत से लोगों की जान बचाई और साथ ही उनकी जेबें भी काटी। न्यायाधीश एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, ऐसा लगता है कि आपने इस युग का उपयोग समाज के खिलाफ छेड़े गए युद्ध की पूरी तैयारी में किया है, एक व्यवस्थित प्रशिक्षुता जिसमें आपने अपनी ताकत, ऊर्जा और कौशल को उच्चतम संभव बिंदु तक विकसित किया है। क्या आप इन तथ्यों की सत्यता को स्वीकार करते हैं? इस बातचीत के दौरान कैदी पहले एक पैर पर, फिर दूसरे पर, कंधे झुके हुए और हाथ निष्क्रिय अवस्था में खड़े होकर खुद को संतुलित करता हुआ खड़ा था। सबसे तेज रोशनी में कोई भी उसके अत्यधिक पतलेपन, उसके खोखले गालों, उसकी उभरी हुई गालों की हड्डियों, उसके मिट्टी के रंग के चेहरे पर छोटे छोटे लाल धब्बे और खुरदरी, बिखरी हुई दाढ़ी को देख सकता था। जेल की जिंदगी ने उसे बूढ़ा और मुरझाया हुआ बना दिया था। उसने वह युवा चेहरा और सुंदर आकृति खो दी थी जिसे हम अक्सर अखबारों में देखते थे। ऐसा लगा जैसे उसने जज द्वारा पूछा गया सवाल सुना ही नहीं था। उसे 2 बार यह सवाल दोहराया गया। फिर उसने आंखें उठाईं, कुछ सोचने लगा, फिर हताश होकर बुदबुदाया, बोर्रू डेजाया। न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके बचाव के सिद्धांत को नहीं समझ पाया, आर्सेन ल्यूपिन। यदि आप मूर्खता के आधार पर अपने अपराधों की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, तो आपके पास बचाव का ऐसा तरीका खुला है। लेकिन मैं मुकदमे को आगे बढ़ाऊंगा और आपकी सनक पर कोई ध्यान नहीं दूंगा। फिर उन्होंने ल्यूपिन के खिलाफ लगाए गए विभिन्न चोरियों, ठगी और जालसाजी के बारे में विस्तार से बताया। कभी कभी उन्होंने कैदी से पूछताछ की, लेकिन बाद वाला बस बड़बड़ाता रहा या चुप रहा। गवाहों की जांच शुरू हुई। दिए गए सबूतों में से कुछ महत्वहीन थे, इसके अन्य हिस्से अधिक महत्वपूर्ण लग रहे थे, लेकिन इन सबके बीच विरोधाभास और असंगतियों की एक धारा बह रही थी। एक थकाऊ अस्पष्टता कार्यवाही को घेर लेती है,
जब तक कि जासूस गनीमाड को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता, तब दिलचस्पी फिर से जाग उठी। शुरू से ही अनुभवी जासूस की हरकतें अजीब और बेबुनियाद लग रही थीं। वह घबराया हुआ और बेचैन था। कई बार उसने कैदी की तरफ देखा, जिसमें संदेह और चिंता साफ झलक रही थी। फिर अपने हाथों को अपने सामने रेलिंग पर टिकाकर उसने उन घटनाओं का वर्णन किया जिसमें उसने भाग लिया था, जिसमें यूरोप भर में कैदी का पीछा करना और अमेरिका में उसका आगमन शामिल था। उसकी बातें बहुत उत्सुकता से सुनी गईं, क्योंकि प्रेस के माध्यम से आर्सेन ल्यूपिन को पकड़ने की बात सभी को अच्छी तरह से पता थी। अपनी गवाही के अंत में आर्सेन ल्यूपिन के साथ अपनी बातचीत का उल्लेख करने के बाद वह 2 बार रुका, शर्मिंदा और अनिर्णित। ये स्पष्ट था कि उसके मन में कुछ विचार थे जिन्हें वह कहने से डर रहा था। न्यायाधीश ने उससे सहानुभूतिपूर्वक कहा, यदि आप बीमार हैं, तो आप फिलहाल सेवानिवृत्त हो सकते हैं। नहीं, नहीं, लेकिन वह रुका, कैदी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोला, मैं कैदी की नज़दीक से जांच करने की अनुमति मांगता हूँ। उसके बारे में कुछ रहस्य है जिसे मुझे सुलझाना होगा। वह अभियुक्त व्यक्ति के पास गया, कई मिनट तक ध्यानपूर्वक उसकी जांच की, फिर गवाह के पास लौटा और लगभग गंभीर स्वर में उसने कहा, मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे सामने जो कैदी है, वह आर्सेन ल्यूपिन नहीं है। इस बयान के बाद गहरा सन्नाटा छा गया। जज एक पल के लिए अचंभित होकर बोले, आह, तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो बेतुका है। जासूस ने आगे कहा, पहली नज़र में कुछ हद तक समानता दिखती है, लेकिन अगर आप ध्यान से नाक, मुंह, बाल, त्वचा के रंग पर गौर करें, तो आप देखेंगे कि यह आर्सेन ल्यूपिन नहीं है। और आंखें, क्या उसकी आंखें कभी शराबी थीं? आओ, आओ, गवाह बनो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कहने का नाटक कर रहे हो कि हम गलत आदमी पर मुकदमा चला रहे हैं? मेरे ख्याल से, हाँ। आर्सेन ल्यूपिन ने किसी तरह इस बेचारे को उसकी औकात बताने की कोशिश की है, जब तक कि यह आदमी स्वेच्छा से उसका साथी न हो। इस नाटकीय घटना ने दर्शकों के बीच खूब हंसी और उत्साह पैदा किया। जज ने सुनवाई स्थगित कर दी और जेलमोन, बोविया और जेल में काम करने वाले गार्डों को बुलवाया। जब मुकदमा पुनः शुरू हुआ, तो मोन, बोविया और जेलर ने अभियुक्त की जांच की और घोषित किया कि कैदी और आर्सेन ल्यूपिन के बीच बहुत मामूली समानता थी। तो फिर जज ने आश्चर्य से पूछा, यह आदमी कौन है? वह कहाँ से आया है? वह जेल में क्यों है? 2 जेल रक्षकों को बुलाया गया और दोनों ने घोषणा की कि कैदी आर्सेन ल्यूपिन था। न्यायाधीश ने एक बार फिर सांस ली, लेकिन तभी एक गार्ड ने कहा, हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि यह वही है। क्या? जज ने अधीरता से कहा, तुम्हें लगता है कि वह वही है? तुम्हारा क्या मतलब है? खैर, मैंने कैदी को बहुत कम देखा। उसे शाम को मेरे जिम में सौंप दिया गया और 2 महीने तक वह शायद ही कभी हिला डुला, बल्कि दीवार की ओर मुंह करके बिस्तर पर लेटा रहा। उन 2 महीनों से पहले का समय कैसा था? इससे पहले वह जेल के दूसरे हिस्से में एक कोठरी में रहता था। वह कोठरी 24 में नहीं था, यहाँ मुख्य जेलर ने बीच में टोकते हुए कहा। उसके भागने के प्रयास के बाद हमने उसे दूसरे सेल में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन आपने, महाशय, उन 2 महीनों के दौरान उसे देखा है? मुझे उनसे मिलने का कोई मौका नहीं मिला। वह हमेशा शांत और व्यवस्थित रहते थे। और यह कैदी आर्सेन ल्यूपिन नहीं है। नहीं, तो फिर वह कौन है? जज ने पूछा। मुझे नहीं पता। फिर हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 2 महीने पहले आर्सेन ल्यूपिन की जगह टीम में शामिल किया गया था। आप इसे कैसे समझाएंगे? मुझसे नहीं हो सकता। पूरी तरह से निराश होकर न्यायाधीश ने अभियुक्त की ओर रुख किया और उसे सुलहपूर्ण लहजे में संबोधित किया। कैदी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कैसे और कब से तुम जेल डे ला सेंटे के कैदी बन गए? न्यायाधीश का आकर्षक अंदाज अविश्वास को खत्म करने और आरोपी व्यक्ति की समझ को जगाने के लिए था। उसने जवाब देने की कोशिश की। आखिरकार, चतुराई और सौम्य पूछताछ के तहत, वह कुछ वाक्यांश बनाने में सफल रहा, जिससे निम्नलिखित कहानी सामने आई। 2 महीने पहले उसे डिपो ले जाया गया था, जांच की गई और रिहा कर दिया गया।
जब वह इमारत से बाहर निकल रहा था, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उसे 2 गार्डों ने पकड़ लिया और जेल वैन में डाल दिया। तब से वह सेल 24 में था। वह वहां संतुष्ट था, खाने के लिए बहुत कुछ था और वह अच्छी तरह सोता था, इसलिए उसने कोई शिकायत नहीं की। ये सब संभव प्रतीत हुआ और दर्शकों के हर्ष और उत्साह के बीच न्यायाधीश ने कहानी की जांच और सत्यापन होने तक मुकदमे को स्थगित कर दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। जेल के रिकॉर्ड की जांच से निम्नलिखित तथ्य तुरंत स्थापित हो गए। 8 सप्ताह पहले बॉड्रू डेसिरे नामक एक व्यक्ति ने डिपो में सोया था। उसे अगले दिन रिहा कर दिया गया और दोपहर 2 बजे डिपो से बाहर निकल गया। उसी दिन 2 बजे आखिरी बार जांच के बाद आर्सेन ल्यूपिन जेल की गाड़ी में डिपो से बाहर निकल गया। क्या पहरेदारों ने कोई गलती की थी? क्या वे समानता से धोखा खा गए थे और लापरवाही से अपने कैदी की जगह इस आदमी को रख दिया था? एक और सवाल मन में आया, क्या प्रतिस्थापन की व्यवस्था पहले से की गई थी? उस स्थिति में बॉड्रू अवश्य ही इसमें भागीदार रहा होगा और ल्यूपिन की जगह लेने के लिए उसने स्वयं को गिरफ्तार किया होगा। लेकिन फिर किस चमत्कार से ऐसी योजना, जो कई असंभव अवसरों पर आधारित थी, सफल हो गई? बॉड्रू डेसिरे को मानव विज्ञान सेवा को सौंप दिया गया। उन्होंने उसके जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने आसानी से उसके पिछले इतिहास का पता लगा लिया। वह कॉर्बेवोइस, अस्नीरिस और लेवलोइस में जाना जाता था। वह भिक्षा पर रहता था और बैरियर डे टर्नेस के पास कूड़ा बीनने वालों की झोपड़ियों में से एक में सोता था। वह 1 साल पहले वहां से गायब हो गया था। क्या उसे आर्सेन ल्यूपिन ने बहकाया था? इस बात का कोई सबूत नहीं था, और अगर ऐसा था भी, तो भी यह कैदी के भागने की वजह नहीं बताता। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसे समझाने के लिए 20 सिद्धांतों में से एक भी संतोषजनक नहीं था। भागने के बारे में इसमें कोई संदेह नहीं था। एक ऐसा पलायन जो समझ से परे था, सनसनीखेज था, जिसमें जनता के साथ साथ कानून के अधिकारी भी एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना का पता लगा सकते थे। परिस्थितियों का एक अद्भुत संयोजन, जिसके परिणामस्वरूप आर्सेन ल्यूपिन की आत्मविश्वासपूर्ण भविष्यवाणी पूरी तरह से सही साबित हुई। मैं अपने मुकदमे में उपस्थित नहीं होऊंगा। 1 महीने की धैर्यपूर्ण जांच के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बेचारे बॉड्रू को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता था और उस पर मुकदमा चलाना हास्यास्पद होगा। उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं था। नतीजतन उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन सुरेटे के प्रमुख ने उस पर निगरानी रखने का संकल्प लिया। यह विचार गनीमार्ड के दिमाग में आया था। उनके दृष्टिकोण से न तो कोई मिलीभगत थी और न ही कोई संयोग। बॉड्रू एक ऐसा साधन था जिस पर आर्सेन ल्यूपिन ने अपने असाधारण कौशल के साथ खेला था। बॉड्रू जब आज़ाद होता तो उन्हें आर्सेन ल्यूपिन या कम से कम उसके कुछ साथियों तक ले जाता। 2 निरीक्षकों, फोल इन्फेंट और ड्यूजी को गनीमार्ड की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। जनवरी की एक धुंधली सुबह जेल के दरवाजे खुले और बॉड्रू डेसिरे बाहर निकला, एक आज़ाद आदमी। पहले तो वह काफ़ी शर्मिंदा लगा और ऐसे चल रहा था जैसे उसे ठीक से पता ही न हो कि वह कहाँ जा रहा है। वह रूए डेला सेंटे और रूए सेंट जैक्स के पीछे पीछे चला। वो एक पुराने कपड़ों की दुकान के सामने रुका, अपनी जैकेट और बनियान उतारी, अपनी बनियान बेची जिस पर उसे कुछ सूस मिले, फिर अपनी जैकेट बदलकर वह आगे बढ़ गया। उसने सीन नदी पार की। चेटेलेट पर एक बस उसके पास से गुजरी। वो उसमें घुसना चाहता था, लेकिन वहां कोई जगह नहीं थी। नियंत्रक ने उसे नंबर लेने की सलाह दी, इसलिए वह प्रतीक्षा कक्ष में चला गया। गनीमर्ड ने अपने 2 सहायकों को बुलाया और प्रतीक्षा कक्ष से अपनी आंखें हटाए बिना उनसे कहा, 1 गाड़ी रोको। नहीं, 2, ये बेहतर होगा। मैं तुम में से एक के साथ जाऊंगा और हम उसके पीछे चलेंगे। लोगों ने आज्ञा का पालन किया। फिर भी बॉड्रू नहीं आया। गनीमर्ड प्रतीक्षा कक्ष में दाखिल हुआ। वह खाली था। मैं कितना मूर्ख हूँ, वह बुदबुदाया। मैं भूल गया था कि वहाँ एक और निकास भी है। प्रतीक्षा कक्ष से लेकर सेंट मार्टिन के रास्ते तक एक आंतरिक गलियारा था। गनीमर्ड उसमें से भागा और ठीक समय पर पहुंचा और उसने देखा कि बारू बेटिग्नोज जॉर्डन डे प्लेट्स ऑनिबस के ऊपर था,
जो कि रिवोली के रास्ते के कोने पर मुड़ रहा था। उसने दौड़कर ऑर्नेबस को पकड़ लिया, लेकिन उसने अपने 2 सहायकों को खो दिया था। उसे अकेले ही पीछा करना जारी रखना था। गुस्से में वह उस आदमी को बिना किसी औपचारिकता के कॉलर से पकड़ने के लिए तैयार था। क्या ये पूर्व योजना और एक चतुर चाल के माध्यम से नहीं था कि उसके दिखावटी मूर्ख ने उसे उसके सहायकों से अलग कर दिया था? उसने बॉड्रू की ओर देखा। वह बेंच पर सो रहा था, उसका सिर इधर उधर घूम रहा था, उसका मुंह आधा खुला हुआ था और उसके दागदार चेहरे पर मूर्खता का एक अविश्वसनीय भाव था। नहीं, ऐसा विरोधी बूढ़े गनीमाड को धोखा देने में असमर्थ था। ये भाग्य का खेल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गैलेरीज लाफाइट पर वो व्यक्ति बस से उतरा और हॉसमैन बुलेवार्ड और विक्टर ह्यूगो एवेन्यू के रास्ते ला मुएट ट्रामवे पर चढ़ गया। बॉड्रू ला मुएट स्टेशन पर उतरा और बेपरवाही से बोइस डे बोलोग्ने में चला गया। वह एक के बाद एक रास्ते से भटकता रहा और कभी कभी अपने कदम पीछे खींच लेता। वह क्या खोज रहा था? क्या उसका कोई निश्चित लक्ष्य था? 1 घंटे के बाद वह थकान से बेहोश होने लगा और एक बेंच देखकर वह बैठ गया। ये जगह ऑटुइल से कुछ ही दूर पेड़ों के बीच छिपे एक तालाब के किनारे बिल्कुल सुनसान थी। 1 और आधे घंटे के बाद गनीमाड अधीर हो गया और उसने उस आदमी से बात करने का निश्चय किया। वह पास आया और बॉड्रू के पास बैठ गया, एक सिगरेट जलाई, अपनी बेत की नोक से रेत पर कुछ आकृतियां बनाई और कहा, यह एक सुखद दिन है। कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक वह आदमी जोर से हंसने लगा, एक खुश उल्लासपूर्ण हंसी, सहज और अनूठा। गनीमाड को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं डर और आश्चर्य से। ये वही हंसी थी, वह नारकिया हंसी जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। अचानक हरकत करते हुए उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे गहरी गहरी निगाहों से देखा और पाया कि अब उसे बोरू नाम का आदमी नहीं दिख रहा था। बेशक उसने बोरू को देखा, लेकिन साथ ही उसने दूसरे असली आदमी ल्यूपिन को भी देखा। उसने आंखों में तीव्र जीवन देखा, उसने सिकुड़े हुए चेहरे को भर दिया, उसने ढीली त्वचा के नीचे असली मांस को देखा, विकृत चेहरे के भावों के माध्यम से असली मुंह को देखा। वे दूसरे की आंखें और मुंह थे, और विशेष रूप से उसका तीखा, सतर्क, मजाकिया भाव इतना स्पष्ट और युवा। आर्सेन ल्यूपिन, वह हकलाया। फिर अचानक गुस्से में आकर उसने ल्यूपिन का गला पकड़ लिया और उसे नीचे गिराने की कोशिश की। 50 साल की उम्र के बावजूद उसके पास अभी भी असाधारण ताकत थी, जबकि उसका विरोधी स्पष्ट रूप से कमजोर हालत में था। लेकिन संघर्ष बहुत कम समय का था। आर्सेन ल्यूपिन ने केवल एक हल्की हरकत की, और जैसे ही उसने हमला किया, गनीमाड ने उसकी पकड़ छोड़ दी। उसका दाहिना हाथ निष्क्रिय, बेकार हो गया। अगर तुमने क्वाइडेस और फिवरेस में जियू जित्सु की शिक्षा ली होती, ल्यूपिन ने कहा, तुम्हें पता होता कि उस वार को जापानी में ओडिशिगी कहते हैं। 1 सेकंड और मैं तुम्हारा हाथ तोड़ देता और यह वही होता जिसके तुम हकदार थे। मुझे आश्चर्य है कि तुम, एक पुराने दोस्त जिसका मैं सम्मान करता हूं और जिसके सामने मैं स्वेच्छा से अपना गुप्त रहस्य उजागर करता हूं, उस हिंसक तरीके से मेरे भरोसे का दुरुपयोग कर रहे हो। यह अनुचित है। आह, क्या बात है। गनीमाड ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बच निकलना जिसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानता था, क्या वह गनीमाड नहीं था जिसने अपने सनसनीखेज साक्ष्य से अदालत को गंभीर भूल में डाल दिया था? वह बच निकलना उसे अपने पेशेवर करियर पर काले बादल की तरह लगा। एक आंसू उसके गाल से होते हुए उसकी भूरी मूंछों पर लुढ़क गया। ओह मोन डियू, गनीमाड, इसे दिल पर मत लेना। अगर तुमने नहीं कहा होता तो मैं किसी और को ये काम करने के लिए बुला लेता। मैं बेचारे बॉड्रू डेसिरे को दोषी नहीं ठहरा सकता था। तो फिर, गनीमाड ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम ही वहां थे और अब तुम यहाँ हो। यह मैं ही हूँ, सदैव मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। क्या ये संभव है? ओह, ये किसी जादूगर का काम नहीं है। बस, जैसा कि जज ने मुकदमे में कहा, 1 दर्जन साल की प्रशिक्षुता ही एक आदमी को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार करती है। लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें,
आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने सेंट लुइस अस्पताल में डॉक्टर अर्टिया के साथ 18 महीने काम किया, तो ये काम के प्रति प्यार की वजह से नहीं था। मैंने सोचा कि वह, जिसे एक दिन खुद को आर्सेन ल्यूपिन कहलाने का सम्मान मिलेगा, उसे दिखावट और पहचान को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों से छूट मिलनी चाहिए। दिखावट, इसे इच्छानुसार बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, पैराफिन का एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन वांछित स्थान पर त्वचा को फुला देगा। पाइरोगेलिक एसिड आपकी त्वचा को भारतीय की तरह बदल देगा। ग्रेटर सेलेंडिन का रस आपको सबसे सुंदर विस्फोटों और ट्यूमर से सजाएगा। एक और रसायन आपकी दाढ़ी और बालों के विकास को प्रभावित करता है, एक और आपकी आवाज़ की टोन को बदल देता है। इसके अलावा सेल 24 में 2 महीने तक डाइटिंग करना, 1000 बार दोहराए गए व्यायाम मुझे अपनी विशेषताओं को एक निश्चित चेहरे पर रखने, अपने सिर को एक निश्चित झुकाव पर रखने और अपनी पीठ और कंधों को एक झुकी हुई मुद्रा में ढालने में सक्षम बनाते हैं। फिर आंखों में एट्रोपिन की 5 बूंदें उन्हें थका हुआ और जंगली बनाने के लिए और चाल हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने गार्डों को कैसे धोखा दिया। परिवर्तन प्रगतिशील था, विकास इतना धीमा था कि वे इसे नोटिस करने में विफल रहे। लेकिन बॉड्रू डेज़ाया, बॉड्रू मौजूद है। वह एक गरीब, मासूम आदमी है जिससे मैं पिछले साल मिला था, और वास्तव में वो मुझसे कुछ हद तक मिलता जुलता है। मेरी गिरफ्तारी को एक संभावित घटना मानते हुए, मैंने बॉड्रू की जिम्मेदारी ली और उन बिंदुओं का अध्ययन किया जिनमें हम दिखने में भिन्न थे, ताकि मैं खुद उन्हें सही कर सकूं। मेरे दोस्तों ने उसे रात भर डिपो में रहने के लिए कहा और अगले दिन लगभग उसी समय वहां से जाने के लिए कहा जिस समय मैं गया था, एक संयोग जो आसानी से तय हो गया। बेशक, डिपो में उसकी हिरासत का रिकॉर्ड होना जरूरी था, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में था, अन्यथा पुलिस मेरी पहचान का पता लगाने के लिए कहीं और जाती। लेकिन उन्हें ये बेहतरीन बॉड्रू देने के बाद, यह अपरिहार्य था, आप समझते हैं, अपरिहार्य था कि वे उसे पकड़ लेंगे और प्रतिस्थापन की दुर्गम कठिनाइयों के बावजूद, वे अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने के बजाय प्रतिस्थापन में विश्वास करना पसंद करेंगे। हाँ, बिल्कुल, गनीमत ने कहा। और फिर आर्सेन ल्यूपिन ने कहा, मैंने अपने हाथों में एक तुरुप का पत्ता था, एक उत्सुक जनता जो मेरे भागने की प्रतीक्षा कर रही थी। और यही वह घातक गलती है जिसमें आप और अन्य लोग मेरे और कानून के अधिकारियों के बीच चल रहे उस आकर्षक खेल के दौरान गिर गए, जिसमें दांव पर मेरी स्वतंत्रता थी। और आपने सोचा कि मैं दर्शकों के लिए खेल रहा था, कि मैं अपनी सफलता से नशे में था। मैं, आर्सेन ल्यूपिन, ऐसी कमजोरी का दोषी हूँ। ओह नहीं, और कैहोन मामले से बहुत पहले नहीं, आपने कहा था, जब आर्सेन ल्यूपिन घर की छतों से चिल्लाता है कि वह भाग जाएगा, तो उसके पास कोई उद्देश्य होता है। लेकिन सप्रिस्टी, आपको ये समझना चाहिए कि भागने के लिए मुझे पहले से ही उस भागने में एक सार्वजनिक विश्वास पैदा करना होगा, एक विश्वास जो विश्वास के एक लेख के बराबर हो, एक पूर्ण विश्वास, एक वास्तविकता जो सूरज की तरह चमकती हो। और मैंने यह विश्वास पैदा किया कि आर्सेन ल्यूपिन बच जाएगा, कि आर्सेन ल्यूपिन अपने मुकदमे में मौजूद नहीं होगा। और जब आपने अपना साक्ष्य दिया और कहा, वो आदमी आर्सेन ल्यूपिन नहीं है, तो हर कोई आपकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार था। अगर किसी एक व्यक्ति को इस पर संदेह होता, अगर किसी ने ये सरल प्रतिबंध लगाया होता, मान लीजिए कि यह आर्सेन ल्यूपिन है, उस पल से मैं खो गया था। अगर किसी ने मेरे चेहरे की जांच की होती, इस विचार से नहीं कि मैं आर्सेन ल्यूपिन नहीं हूँ, जैसा कि आपने और अन्य लोगों ने मेरे मुकदमे में किया था, लेकिन इस विचार से कि मैं आर्सेन ल्यूपिन हो सकता हूँ, तब मेरी सभी सावधानियों के बावजूद मुझे पहचान लिया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। तार्किक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, कोई भी यह विचार नहीं रख सकता था कि मैं आर्सेन ल्यूपिन हूँ। उसने गनीमर्द का हाथ पकड़ लिया। आओ गनीमर्द, कबूल करो कि बुधवार को जेल में हमारी बातचीत के बाद तुमने मुझे 4 बजे अपने घर पर आने की उम्मीद की थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा। और आपकी जेल वैन, गनीमर्द ने सवाल टालते हुए कहा। एक धोखा। मेरे कुछ दोस्तों ने उस पुरानी अप्रयुक्त वैन को सुरक्षित कर लिया और प्रयास करना चाहते थे।
लेकिन मैंने कई असामान्य परिस्थितियों की सहमति के बिना इसे अव्यावहारिक माना। हालांकि मैंने भागने के उस प्रयास को अंजाम देना और उसे व्यापक प्रचार देना उपयोगी पाया। एक दुस्साहसिक रूप से योजनाबद्ध भागने, हालांकि पूरा नहीं हुआ, ने अगले एक को केवल प्रत्याशा द्वारा वास्तविकता का चरित्र दिया। ताकि सिगार खुद को खोखला कर दिया, साथ ही चाकू को भी। और पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, और वह रहस्यमय संवाददाता अस्तित्व में नहीं था। गनीमत ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, जब मानव विज्ञान सेवा बॉर्डरू के मामले पर विचार कर रही थी, तो उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि उसके माप आर्सेन ल्यूपिन के माप से मेल खाते थे। मेरे माप अस्तित्व में नहीं हैं। वास्तव में, कम से कम, वे झूठे हैं। मैंने इस सवाल पर काफी ध्यान दिया है। सबसे पहले, बर्टुलन प्रणाली पहचान के दृश्यमान चिन्हों को रिकॉर्ड करती है, और आपने देखा है कि वे अचूक नहीं हैं, और उसके बाद सिर, उंगलियों, कानों आदि के माप। बेशक, ऐसे माप कमोबेश अचूक होते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन इनसे बचने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अमेरिका छोड़ने से पहले वहां की सेवा के एक कर्मचारी ने मेरे माप में गलत आंकड़े डालने के लिए बहुत सारे पैसे लिए थे। नतीजतन, बॉर्डरू के माप आर्सेन ल्यूपिन के माप से मेल नहीं खाने चाहिए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गनीमत ने पूछा, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? अब, ल्यूपिन ने उत्तर दिया, मैं आराम करने जा रहा हूँ, खाने पीने का आनंद लूंगा और धीरे धीरे अपनी पुरानी स्वस्थ अवस्था को पुनः प्राप्त करूंगा। कभी कभी बॉर्डरू या कोई और व्यक्ति बनना और अपनी शर्त की तरह अपना व्यक्तित्व बदलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जल्द ही इस बदलाव से ऊब जाते हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस करता हूँ जैसा मैं कल्पना करता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपनी छाया खो दी होगी, उसे कैसा महसूस हुआ होगा, और मुझे एक बार फिर आर्सेन ल्यूपिन बनकर खुशी होगी। वो कुछ मिनट तक इधर उधर घूमता रहा, फिर गनीमत के सामने रुककर उसने कहा, मुझे लगता है, आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपने भागने से जुड़े तथ्यों की सही स्थिति को उजागर करना चाहते हैं। मैंने जो गलती की है, ओह, कोई भी कभी नहीं जान पाएगा कि आर्सेन ल्यूपिन को ही छुट्टी दी गई थी। अपने आप को रहस्य से घेरना मेरे हित में है, और इसलिए मैं अपने भागने को उसके लगभग चमत्कारी चरित्र को बनाए रखने की अनुमति दूंगा। इसलिए इस बात को लेकर कोई डर मत रखो, मेरे प्यारे दोस्त। मैं कुछ नहीं कहूँगा, और अब, अलविदा। मैं आज शाम को डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और मेरे पास कपड़े पहनने के लिए पर्याप्त समय है। मुझे लगा कि तुम आराम करना चाहते हो। समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। कल मैं आराम करूँगा। आज रात आप खाना कहाँ खाएंगे? ब्रिटिश राजदूत के साथ।